हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की वंशागति। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर चूज किया था? हाइट ऑफ प्लांट। एक उससे लिया था प्योर टॉल प्लांट और एक उससे लिया था ड्वार्फ प्लांट। तो हम देखते हैं किस तरह से कराते हैं इस क्रॉस को। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी कि एक जीन की वंशागति, जिसे हिंदी में हम एक जीन की वंशागति कहते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कहा जाता है एक संकर संकर। मीन्स ओनली कितना करेक्टर लिया जाता है? मोनो का मतलब ही क्या है? सिंगल, ओनली वन करेक्टर लिया जाता है। तो वन करेक्टर मेंडल ने कौन सा लिया था? हाइट ऑफ प्लांट। आपको मालूम है डोमिनेट करेक्टर कौन सा है? टॉल। और रिसेसिव करेक्टर कौन सा है? ड्वार्फ। एक प्लांट को उसने मेल की तरह लिया और दूसरे प्लांट को उसने फीमेल की तरह लिया। और जब भी पेरेंट्स हम लेते हैं तो पेरेंट्स को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पेरेंट्स को हमेशा क्या लिया जाता है? ध्यान रखिएगा, प्योर लिया जाता है। और मैंने कहा था प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस। मीन्स दोनों जीन सेम होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? होमोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स प्योर। तो पेरेंट्स हमेशा कैसे लिए जाते हैं? प्योर। ये कौन सा लिया गया? ड्वार्फ। डोमिनेट को हम कौन से लेटर से शो करते हैं? कैपिटल लेटर से। और रिसेसिव को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल लेटर से। तो ये हमने लिए पेरेंट्स, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट। इसके बाद में आपको मालूम है कि मियोसिस डिवीजन होगा। और याद रखिएगा मियोसिस डिवीजन ओनली कौन से रिप्रोडक्शन में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम किसकी बात करें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मियोसिस डिवीजन और फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का। यहाँ पर गैमेट बन गए, आप देख रहे हो कैपिटल टी, और यहाँ पर गैमेट बनेगा स्मॉल टी। गैमेट में हमेशा एक ही जीन आता है, जीन पेयर में लिखते हैं, और उसमें से एक जीन जो है वो आता है गैमेट के अंदर। किससे हुआ गैमेट का फॉर्मेशन? मियोसिस डिवीजन से। उसके बाद में क्या करा देते हैं? इसकी क्रॉसिंग यहाँ पर करा दी जाती है। और क्रॉसिंग जो है कैपिटल टी की क्रॉसिंग किसके साथ में करा रहे हैं? स्मॉल टी के साथ में। यहाँ पर हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी की क्रॉसिंग से मिलता है F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, या जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। फर्स्ट फीलियल जनरेशन हमें मिलती है, F1 जनरेशन मिलती है। F1 जनरेशन में ये कैसा पेयर है? हेट्रोजाइगस यानी कि हाइब्रिड। F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे होते हैं? टॉल प्लांट। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आई कि टॉल कंडीशन यानी कि डोमिनेट कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर होती है, और साथ में हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपीयर होती है। हाइब्रिड क्यों कहा? क्योंकि दोनों जीन कैसे हैं? डिफरेंट हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल, इसलिए प्योर नहीं है। ये कैसे है? हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस है। और F1 जनरेशन में ऑल प्लांट कैसे होते हैं? टॉल। तो F1 जनरेशन में याद रखिएगा जो करेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर होता है उस करेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेट करेक्टर यानी कि प्रभावी लक्षण। और जो करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाता है वो कहलाता है रिसेसिव अप्रभावी लक्षण। जो अपीयर हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा? डोमिनेट करेक्टर। और जो अपीयर नहीं हो रहा है वो कौन सा करेक्टर हो जाएगा? रिसेसिव करेक्टर। ध्यान दीजिएगा। फिर हम क्या कराते हैं? सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या है? इसके बाद में F1 जनरेशन के बाद में जितनी भी जनरेशन आएगी वो सारी कौन से क्रॉस से आएगी? सेल्फिंग से आएगी। सेल्फिंग का मतलब क्या है कि F1 जनरेशन का क्रॉस हम किसके साथ में करा रहे हैं? F1 जनरेशन के साथ में करा रहे हैं। मतलब हाइब्रिड टीटी, हाइब्रिड टॉल प्लांट इज क्रॉस विद हाइब्रिड टॉल प्लांट। अब क्रॉस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके गैमेट बनाने पड़ेंगे। क्या गैमेट बना है इसका? कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका गैमेट क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर आप चाहो तो इसको चेकर बोर्ड से भी देख सकते हो। अगर चेकर बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो आपको मालूम है चेकर बोर्ड मेथड के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट लिखे कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, टी टी एंड टी टी। ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेम जीन है,
सेम इज प्योर, तो ये प्लांट कैसा हो गया? प्योर टॉल। ये कैसा हो गया? हाइब्रिड टॉल। ये कैसा हो गया? हाइब्रिड टॉल। और ये कैसा हो गया? प्योर ड्वार्फ। अब कुछ टर्म्स यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे फर्स्ट चीज आई थी डोमिनेट। क्या मतलब होता है इस डोमिनेट का या प्रभावी जो होता है वो क्या होता है? इट इज दैट पेरेंटल ट्रेट विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। वह जनक लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। F1 पीढ़ी में सारे प्लांट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, यानी लंबेपन का लक्षण कैसा हो गया? डोमिनेट, प्रभावी। जो करेक्टर F1 में अपीयर हो रहा है वह करेक्टर कैसा होगा? डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा। जो बेचारा खुद को प्रकट नहीं कर पा रहा है वो कैसा हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। तो ये देखिएगा, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्योर कंडीशन में तो अपीयर होता ही है, होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर हो ही रहा है, और साथ में और कौन सी कंडीशन में अपीयर हो रहा है? हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन में अपीयर हो रहा है। अब हम बात करेंगे रिसेसिव ट्रेट की या रिसेसिव एलील की। ये हमेशा कब अपीयर होता है? जब कंडीशन कैसी होती है? होमोजाइगस या प्योर। याद रखिएगा, रिसेसिव करेक्टर कब अपीयर होगा? जब ये प्योर होगा तब। प्योर में दोनों जीन इसके सेम होंगे। तो इट एक्सप्रेस ओनली इन प्योर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर अपीयर होगा। क्लियर हो गया? डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन से ही प्रूव होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या शो करता है कि F1 जनरेशन में कौन सा करेक्टर अपीयर होता है? डोमिनेंट करेक्टर अपीयर होता है, रिसेसिव करेक्टर अपीयर नहीं होता है। मैं पूरा लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको बताऊंगी। उससे पहले एक टर्म हम और देखते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? बाहर से जो चीज दिखाई दे रही है, हम बोलते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लक्षणों की बाहरी अभिव्यक्ति। अब बाहरी अभिव्यक्ति कैसे होगा? जैसे कलर है, ये काला रंग है, ये गोरा रंग है, ये सफेद रंग है, ये लाल रंग है, ये लंबा है, ये बोना है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। तो ये सारे कैसे करेक्टर्स है? एक्सटर्नल। तो बाहरी अभिव्यक्ति जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। रेड कलर का फ्लावर बाहर से दिखाई दे रहा है कि रेड कलर है, तो ये क्या हो गया इसका? फिनोटाइप, जो लक्षण बाहर से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चीज आती है, तो ये फिनोटाइप क्या हो गया बेटा? एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी अभिव्यक्ति जो होती है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप की, जीन प्रारूप की। ये हमने बात की। फिनोटाइप की हिंदी शब्द यूज होता है लक्षण प्रारूप, जो बाहर से दिखाई देता है। जीनोटाइप का क्या मतलब होता है? जीन प्रारूप का क्या मतलब होता है? आप डेफिनेशन बोलते हो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि किसी जीव का आनुवांशिकी संगठन। अब आनुवांशिकी संगठन में आप क्या चीज याद रखोगे अगर आपको करना है कि प्योर कौन सा है और हाइब्रिड कौन सा है? प्योर और हाइब्रिड जो है यही है इसका जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये प्योर कंडीशन में है या ये हाइब्रिड कंडीशन में है, यही इसका जीनोटाइप होता है। अब ये देखिएगा, चेकर बोर्ड के अंदर हमने बताया ये प्योर है, ये प्लांट। अच्छा, पहले तो हम इसका फिनोटाइप देखते हैं। ये कैसा प्लांट है? टॉल। ये कैसा प्लांट है? टॉल। ये कैसा प्लांट है? टॉल। और एक आपको दिखाई दे रहा है जो कैसा है? ड्वार्फ। तो अगर फिनोटिपिकली हम देख रहे हैं, उसके जीन्स नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम देखते हैं, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो जो है वो आता है। मैं इधर लिख देती हूँ बेटा फिनोटिपिक रेशियो। तो अब ये देखिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने क्रॉसिंग कराई थी F1 जनरेशन की। F1 जनरेशन में सबसे पहले हमने क्या बना दिए? गैमेट बना दिए। गैमेट का क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर हमें ये 4 तरह के आपको दिखाई दे रहे प्लांट। अब हम इसका कौन सा रेशियो देख रहे हैं? फिनोटिपिक रेशियो। तो ये कैसा है? टॉल। ये कैसा है? टॉल। और ये भी कैसा है? टॉल। मतलब 3 प्लांट जो है वो इसके अंदर कैसे दिखाई दे रहे हैं? 75% प्लांट कैसे है? टॉल। और एक कैसा दिखाई दे रहा है? ड्वार्फ। तो जो हमको बाहर से दिखाई दे रहा है वो है फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 3:1। अब हम बात करते हैं इसके जीनोटिपिक रेशियो की। तो जीनोटिपिक रेशियो में हम क्या देखेंगे? प्योर है या हाइब्रिड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये कैसा है? प्योर। ये कैसा है? दोनों डिफरेंट है, मतलब ये कैसा हो गया? हाइब्रिड। ये कैसा हो गया?
हाइब्रिड, और ये कैसा हो गया, प्योर। तो ये कैसा है, ये प्योर है, ये कैसे है, हाइब्रिड है, और ये कैसा है, प्योर है। मतलब जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो में प्योर टॉल कितना है, 1, हाइब्रिड टॉल कितने हैं, 2, एंड प्योर कितना है, 1। 1:2:1। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में बाई चांस आपको सिर्फ प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का रेशियो पूछ लेंगे तो वो रेशियो 1:1 हो जाएगा। अदरवाइज ध्यान रखना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1। 3:1 मेंडेलियन रेशियो भी इसे कहा जाता है, और जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो होता है 1:2:1, जिसे रियल रेशियो कहा जाता है। और मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन, मेंडल का पृथक्करण का नियम किस पर आधारित है, तो मेंडल का पृथक्करण का नियम किस पर आधारित होता है, 3:1 पर। कब होता है, ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस के समय गैमेट्स सेपरेट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं सेग्रीगेशन, पृथक्करण। और गैमेट ऑलवेज प्योर रहते हैं। गैमेट जो होते हैं, आप देखते हो F2 जनरेशन में फिर से ड्वार्फ जो है वो अपीयर हो जाता है करेक्टर। इसका मतलब गैमेट ऑलवेज कैसे होते हैं, प्योर। गैमेट में मिक्स नहीं होते, ये अपनी प्योरिटी को बनाए रखते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो आप देख रहे हो कि लॉ ऑफ डोमिनेट किससे प्रूव हो गया था, F1 जनरेशन से, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट किससे प्रूव हो गया, F2 जनरेशन का रेशियो 3:1 से। 75% अप्रोक्सीमेटली प्लांट कितने कैसे हैं, टॉल, और 25% कैसे हैं, ड्वार्फ। जीनोटिपिक रेशियो याद रखिएगा 1:2:1। अगर ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो जितने भी इस पर क्वेश्चन है उसको करने में बहुत मजा आएगा, बहुत इजीली हो जाएंगे। कैसा भी क्रॉस पूछ लिया जाए तो आप क्रॉस करा कर देख लीजिए। हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड टॉल प्लांट का क्रॉस करा रहे हैं रिसेसिव प्लांट के साथ में, यानी कि किसके साथ में करा है, ड्वार्फ प्लांट के साथ में। व्हाट इज द रेशियो, तो व्हाट विल बी द रेशियो, तो ये हम पढ़ेंगे आगे टेस्ट क्रॉस के अंदर। बहुत इजी क्रॉस है, बहुत मजा आएगा इस यूनिट के अंदर क्वेश्चंस करने के अंदर। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, गैमेट बनाना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। होमोजाइगस में तो सेम, हेट्रोजाइगस में आपको याद है फॉर्मूला लगता है 2 की पावर n वाला। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। हम इस तरह से गैमेट्स को बनाते हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई है। एक बार फिर से हिंदी में अच्छी तरह समझ लीजिएगा, हमने कैसे जनक लिए, कैसे पेरेंट्स लिए, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधा। पेरेंट्स हमेशा कैसे लिए जाते हैं, शुद्ध। फिर कौन सा विभाजन होता है इसमें, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। गैमेट कौन से डिवीजन से बनते हैं, मियोसिस डिवीजन से। फिर इन दोनों का क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराने से हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के जितने भी पादप थे वो सारे पादप कैसे थे, लंबे पादप। F1 पीढ़ी के बाद में जो भी पीढ़ी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब F1 प्लांट, F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस F1 पीढ़ी के पादप के साथ में करा दिया जाता है। तो हमें कौन सी जनरेशन प्राप्त होगी, सेकंड फीलियल जनरेशन, यानी ऑफ स्प्रिंग। तो सेकंड फीलियल जनरेशन में हमें क्या फिनोटिपिक रेशियो मिला, 3:1। क्या जीनोटिपिक रेशियो मिला, 1:2:1। याद रखिएगा प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, जो F1 जनरेशन में या F1 पीढ़ी में दिखाई देता है वो लक्षण कौन सा होता है, प्रभावी गुण होता है। और ये किस कंडीशन में अपीयर होता है, ये आपने देखा प्योर कंडीशन में भी हो रहा है, होमोजाइगस में, समयुग्मजी अवस्था में, और हाइब्रिड या संकर अवस्था के अंदर भी अपीयर हो रहा है। रिसेसिव ट्रेट या अप्रभावी गुण ध्यान रखिएगा हमेशा कौन सी कंडीशन में अपीयर होता है, प्योर या होमोजाइगस कंडीशन में। फिनोटिपिक का मतलब मैंने आपको बता दिया है, जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो फिनोटिपिक लक्षण है। और अगर हम शुद्ध या संकर को देखते हैं तो वो उसका आनुवंशिक संगठन है, और किसी भी जीव का आनुवंशिक संगठन क्या कहलाता है, जीनोटाइप या जीन प्रारूप। हम देखते हैं
लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। क्या चीज समझी अभी तक हमने कि लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? जीन के द्वारा किया जाता है। क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय जीन। और मेंडल ने जीन को क्या कहा था? फैक्टर। जीन शब्द किससे कहा था? जोहानसन ने। तो लक्षणों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जीन के द्वारा। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था हमारे अंदर पेरेंट्स से करेक्टर है, तो किस कारण से है? जीन के कारण। सेकंड चीज हो जो हमने समझी, फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स जीन। जीन हमेशा किस में होते हैं? जोड़ी में पाए जाते हैं। जीन हमेशा किस में पाए जाते हैं? जोड़ी के अंदर पाए जाते हैं। हमने लिखे जीन हमेशा किस में है? जोड़ी के अंदर पाए जाते हैं। पेरेंटल ट्रेट विच अपीयर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ, जैसे लंबेपन का लक्षण, तो वो लक्षण कैसा लक्षण होता है? प्रभावी लक्षण होता है। हमें मालूम है F1 पीढ़ी में कैसा प्रकट हुआ? लंबेपन का लक्षण। तो लंबेपन का लक्षण कैसा हो गया? प्रभावी लक्षण। जो प्रकट नहीं होता है वो कौन सा लक्षण होता है? अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण कब प्रकट होता है? F1 जनरेशन के अंदर दिखाई दे रहा है। वो लक्षण कौन सा है? प्रभावी लक्षण है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रही हूँ प्रभावी एलील की, डोमिनेंट एलील की, प्रभावी युग्म विकल्पी की। कैसा होता है प्रभावी युग्म विकल्पी? ये वाइल्ड टाइप का होता है या अनमॉडिफाइड होता है? एलील किस तरह का होता है? ये वाइल्ड टाइप का होता है। और ये वाइल्ड टाइप का डोमिनेंट एलील जिससे करेक्टर डिटरमाइन होते हैं, क्या बनाता है? फंक्शनल प्रोटीन, फंक्शनल एंजाइम। इसका फॉर्मेशन कौन करता है? डोमिनेंट एलील। इसलिए कौन सा लक्षण प्रकट होता है? डोमिनेंट करेक्टर अपीयर होता है। रिसेसिव एलील कैसा होता है? ये अनमॉडिफाइड एलील था डोमिनेंट। ये कैसा होता है? मॉडिफाइड एलील होता है। तो ये कोई भी डज नॉट प्रोड्यूस फंक्शनल प्रोटीन, ये कोई भी फंक्शनल प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनाता है। अगर बनाता भी है तो कैसा बनाता है? लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, F1 पीढ़ी में केवल कौन सा लक्षण दिखाई देता है? प्रभावी लक्षण। आगे हम इसके प्रभाविता का जो लक्षण है इसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे। जब हम जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके भी दो एक्सेप्शन आ जाते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो ये एक्सेप्शन है, ये वो दो नियम, मतलब आगे जो हम पढ़ेंगे, इनकम्प्लीटेड डोमिनेंस और को डोमिनेंस, जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं। अदरवाइज सारे प्लांट्स मेंडल के नियमों का पालन करते हैं। जब भी हम डोमिनेंट और रिसेसिव में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमेशा कौन सा करेक्टर अपीयर होता है? डोमिनेंट करेक्टर। और F2 जनरेशन में क्या रेशियो आएगा? फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1।